व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके संधारित्र के संयोजन के बारे में। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? संधारित्र के संयोजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संधारित्र का संयोजन क्यों किया जाता है? आप सभी जानते हैं, आप संधारित्र पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। संधारित्र को साधारणतः इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, संधारित्र का संयोजन अर्थात दो या दो से अधिक संधारित्र को जब जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संधारित्र का संयोजन करना कहते हैं। अब बात आती है हम संधारित्र का संयोजन करते क्यों है। देखिए, माना आपको क्या करना है, एक संधारित्र दिया है, मतलब आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है और उस प्रोजेक्ट वर्क में कहा गया है कि आपको 2 फैराड धारिता वाला क्या बनाना है? संधारित्र का परिपथ बनाना है। क्या बनाना है? संधारित्र का परिपथ बनाना है। और आपके पास जो संधारित्र दिए हुए हैं, दिए हुए हैं वो एक फैराड के दिए हुए हैं। जो आपके पास संधारित्र दिए हुए हैं वो एक फैराड के हैं और आपको कितने फैराड का बनाना है? 2 फैराड का क्या बनाना है? आपको 2 फैराड के संधारित्र का परिपथ बनाना है, जबकि आपके पास केवल 1 फैराड का संधारित्र है और 1 फैराड के 2 संधारित्र है और आपको बनाना है 2 फैराड का एक संधारित्र वाला परिपथ। अब आप क्या करेंगे, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मार्केट जा सकते हैं और वहां से सीधे आप 2 फैराड का क्या खरीद लेंगे? संधारित्र का खरीद लेंगे और संधारित्र का इस प्रकार परिपथ बना लेंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि इन्हें आप इस प्रकार से जोड़ेंगे कि हमें 2 फैराड का क्या प्राप्त हो जाए? संधारित्र प्राप्त हो जाए। तो हम संधारित्र का संयोजन करते क्यों है? हम संधारित्र का संयोजन करते हमें उपयुक्त तुल्य धारिता प्राप्त हो सके। उपयुक्त तुल्य धारिता अर्थात जो हमें धारिता चाहिए थी, जिस धारिता वाला संधारित्र चाहिए था, उस धारिता वाला संधारित्र हमें प्राप्त हो जाए। इसी कारण हम क्या करते हैं? संधारित्रों का संयोजन करते हैं। तो संधारित्र का संयोजन क्या होता है, संधारित्र का संयोजन क्यों करता है, ये हम समझ चुके हैं। अब हम संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है वो देखते हैं। संधारित्र का जो संयोजन होता है वो होता है 2 प्रकार से। एक होता है आपका श्रेणी क्रम में और एक होता है आपका समांतर क्रम में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यतः आपके श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। किसके बारे में? श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन का अर्थ होता है जब हम संधारित्र को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। माना आपको 3 संधारित्र दिए हुए हैं। ये हो गया आपका पहला संधारित्र, ये हो गया आपका पहला संधारित्र, ये हो गया आपका दूसरा संधारित्र और ये हो गया आपका तीसरा संधारित्र। और ये तीनों संधारित्र इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, ए बी डी। और इसे हमने एक परिपथ और इसे हमने बैटरी के द्वारा क्या कर दिए? जोड़ दिए। इस बैटरी का जो आपका विभवांतर है या विभव, अब विभवांतर बोले या विभव बोले, विभव कितना है आपका? V है। इस बैटरी का विभव कितना है? V है। और हमने इसमें क्या जोड़ दिया? आपके इस परिपथ में आपका 3 संधारित्र जोड़ दिए हैं। ये होता है आपका संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। अब संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ जो पहला संधारित्र, जो इसकी दूसरी प्लेट है, वो दूसरे संधारित्र की जो पहली प्लेट है उससे क्या है? जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहले प्लेट से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार यदि हम चौथा संधारित्र भी लगाते और वो यदि
तीसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट रहती चौथी संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई रहती, तो इसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन की क्या विशेषता होती है कि में जो दूसरी प्लेट है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है। तो यह हो गया आपका संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, इसे हमने दिया आपका प्लस क्यू आवेश, इसे माइनस क्यू आवेश, इसे प्लस क्यू आवेश, इसे माइनस क्यू आवेश, इसे प्लस क्यू आवेश और इसे क्या दिया है, माइनस क्यू आवेश। जब हम संधारित्र की कार्यविधि पढ़ रहे थे तो यही हो रहा था कि हम एक को प्लस दिए थे, दूसरा उदासीन था, लेकिन उसे हमने जब भू संपर्क किया तो केवल माइनस क्यू आवेश उपस्थित रहा था। तो ये उसी प्रकार से कुछ। ओके, अब जैसे ही हम इस बैटरी की सहायता से क्या करेंगे, चूंकि आप सभी जानते हैं Q किसके अनुपाती होता है, V के अनुपाती होता है। अर्थात यदि हम V का मान बढ़ाते हैं तो आपके Q का भी मान बढ़ेगा। तो हम इस बैटरी के विभव की सहायता से इन संधारित्र में क्या करेंगे, आवेश प्रवाहित करेंगे। आवेश अर्थात आपका Q प्रवाहित करेंगे। ओके, तो हम इसमें से क्या करेंगे, आपका आवेश Q प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, आवेश Q प्रवाहित करेंगे। अब बात ये आती है, क्या संधारित्र इसमें से जो आवेश प्रवाहित होगा इस संधारित्र में से, क्या उतना ही आवेश इसमें से प्रवाहित होगा, क्या उतना ही आवेश इस संधारित्र में से प्रवेश होगा? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल इस संधारित्र में से जो आवेश प्रवाहित होगा वही आवेश इसी संधारित्र में से भी प्रवाहित होगा और वही आवेश इसी संधारित्र में से क्या होगा, प्रवेश होगा। अब इसका कारण क्या है, देखिए, यदि आप आवेश प्रवाहित कर रहे हैं और मार्ग नहीं बदलता, और यदि मार्ग नहीं बदलता तो आवेश क्या रहता है, समान ही रहता है। आवेश क्या रहता है, समान ही रहता है। क्या जब आपने आवेश प्रवाहित किया तो ये मार्ग बदल रहा है? हाँ, यदि मार्ग ऐसा हो जाता कि ऐसा फिर एकदम सीधा, फिर ये सीधा, देखिए या आवेश आ रहे, क्यों आवेश लेके आ रहे हैं, फिर इसने अपना रास्ता बदल लिया, फिर ये रास्ता बदल गया, ये रास्ता बदल गया, तो यहाँ जो आवेश होगा वो अलग अलग होगा। ये होगा Q1, ये Q2, ये होगा आपका Q3। लेकिन यहाँ आपका जो रास्ता है वो क्या है, एक ही है, तो आपका आवेश क्या रहेगा, नियत रहेगा। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहता है, आपका आवेश नियत रहता है। ओके, अब बात करेंगे हम विभव की, क्योंकि इस बैटरी द्वारा विभव भी आरोपित होगा। हमने आवेश तो कर दी प्रवाहित, अब विभव भी आरोपित होगा। तो सदैव याद रखिएगा, यदि आपके बिंदु बदलते हैं, क्या बदलते हैं, बिंदु बदलते हैं, तो आपका क्या बदलता है, विभव बदलता है। कैसे, देखिए ये वाला जो आपका संधारित्र है वो किन दो बिंदुओं के बीच में है, ए और बी बिंदुओं के बीच में है। ये वाला संधारित्र बी और सी बिंदुओं के बीच में है, और ये वाला संधारित्र बिंदु सी और बिंदु डी के बीच में। अर्थात आपके बिंदु बदल रहे हैं तो आपका विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा। विभव भी क्या होगा, आपका अलग अलग होगा। यदि बिंदु अलग अलग है, बिंदु बदलते हैं या बिंदु यदि अलग अलग है तो आपका विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अर्थात यहाँ पर जो विभव होगा मान लें तो V1 होगा, तो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा आपका V2, यहाँ पर क्या हो जाएगा विभव V3। क्यों, क्योंकि आपके बिंदु कैसे है, अलग अलग है। अर्थात जब हम संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो आवेश तो नियत रहता है, किंतु प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव रहता है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। कैसा रहता है, अलग अलग रहता है। तो ये हो गया आपका परिपथ, ये हो गया आपका परिपथ। अब हम इस परिपथ के लिए किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपकी धारिता का। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो आपकी धारिता रहती है C, उसका फॉर्मूला क्या रहता है आपका Q/V। ये रहता है C बराबर Q/V। तो हम इस फॉर्मूले को पहले संधारित्र के लिए आरोपित करेंगे, फिर इस संधारित्र के लिए और फिर इस संधारित्र के लिए लगाएंगे। तो आपके पहले संधारित्र के लिए देखिए धारिता क्या होगी, इनकी अलग अलग होगी। इसकी जो धारिता होगी हम मान लेते C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता क्या है, C3 है। आवेश क्या होगा, समान ही प्रवाहित होगा। ओके, तो पहले संधारित्र के लिए हम लगा लेते, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ आपका, पहले संधारित्र के लिए जो धारिता है वो कितनी आपकी C1 है। C1 बराबर
पहले संधारित्र के लिए आपका आवेश कितना है, आपको ये वाले आवेश को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये तो हमने प्रदान की है, हमें वो वाला आवेश देना है जो कि इन संधारित्र में से प्रवेश हो रहा है। तो आपके पहले संधारित्र में से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, आपका Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हमने लिख दिए। उसके बाद क्या देखना है, विभव। पहले संधारित्र के ऊपर आपका कितना विभव है, आपका V1 विभव है। कितना विभव है आपका V1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका V1। तो पहले संधारित्र के लिए C1 क्या हो जाएगा, Q/V1। इसी प्रकार यदि हम दूसरे संधारित्र की बात करें तो दूसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो दूसरे संधारित्र के लिए जो आपकी धारिता है वो कितनी आपकी C2 है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका आवेश। दूसरे संधारित्र में से भी कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, आपका Q आवेश ही प्रवाहित हो रहा है, किंतु विभव कितना है दूसरे संधारित्र पर, V2। उसी प्रकार से तीसरे संधारित्र के लिए भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, तीसरे संधारित्र के लिए भी हम देख लेते हैं। देखिए तीसरे संधारित्र के लिए भी यदि हम देखें तो धारिता कितनी है आपकी, C3 है, बराबर तीसरे संधारित्र में से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, आपका Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। और जो तीसरे संधारित्र का जो विभव है वो कितना आपका V3 है। तो तीसरे संधारित्र के लिए जो आपकी धारिता का मान आ गया वो कितना आ गया आपका, C3 = Q/V3। अब हम क्या करेंगे, आपका इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2 और इसे क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 3। हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से हम V1 का मान निकाल सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से भी V2 का मान निकाल सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से भी क्या कर सकते हैं, V3 का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम वही निकालेंगे। यदि आप समीकरण नंबर 1 से, इस समीकरण नंबर 1 से यदि आप V1 का मान निकालना चाहते हैं, ऐसे V1 का मान कितना निकल जाएगा आपका, Q/C1। ये निकलेगा, V1 को इधर रख देंगे, C1 नीचे आ जाएगा। यदि आप समीकरण नंबर 2 से इस V2 का मान निकालना चाहते तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आपके Q/C2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, आपका Q/C2 के बराबर आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम समीकरण नंबर 3 से V3 का मान निकालना चाहते तो वो किसके बराबर आ जाएगा, Q/C3 के बराबर आ जाएगा। तो आपका V1 का मान निकल कितना जाएगा, समीकरण नंबर 1 से Q/C1, समीकरण नंबर 2 से V2 का मान कितना निकल जाएगा, Q/C2, और समीकरण नंबर 3 से V3 का मान कितना निकल जाएगा, Q/C3। अब एक जरा बात पे गौर कीजिएगा, जो यहाँ जो आपने विभव दिए है, इस बैटरी की सहायता से आपने विभव आरोपित किया है। कितना आरोपित किया है, V आरोपित किया है। बैटरी की सहायता से विभव V आरोपित किया है। तो जैसे ही वो संधारित्र पर आरोपित हुआ तो वो क्या हो गया, V1 में बदल गया, V2 में बदल गया, V3 में बदल गया। अर्थात जो V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस जितना बैटरी ने विभव आरोपित किया, देखो बैटरी ने आपका V विभव आरोपित की, इसी विभव V ने आपका V1 का भी रूप ले लिया, V2 का भी रूप ले लिया और V3 का भी रूप ले लिया। अर्थात जो यहाँ से जो आपकी V का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 V2 और V3 के क्या होगा, योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बैटरी द्वारा विभव V आरोपित किया गया है और ये विभव V1 V2 और V3 में क्या हुआ, परिवर्तित होगा। अर्थात यहाँ से V किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस क्या करेंगे, V3 करेंगे। और यदि यहाँ से हम किसका मान निकालना चाहे, V का मान निकालना चाहे, देखिए आपके पास V1 का मान दिया है, V2 का भी मान दिया है, V3 का भी मान दिया है। अब यदि हमें V का मान निकालना होगा तो V का मान हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। कितना निकल जाएगा, यहाँ से V बराबर Q/C। ये निकल जाएगा आपके, यहाँ से V का मान क्या निकल जाएगा आपका, Q/C। तो इस V1 V2 V3 के मान को हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 4 दे देते हैं। समीकरण नंबर 4 में क्या रखने पर तो यहाँ हम इन सभी मानों को रखते हैं। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान क्या है आपका, Q/C बराबर V1 का मान कितना है आपका, Q/C1। देन V2 का मान कितना है आपका, Q/C2। और यदि हम V3 की बात करें तो क्या है आपका, Q/C3। अब देखिए यहाँ Q क्या है, सब में सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, इसे कॉमन निकालेंगे। तो Q/C, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया Q, क्या हो जाएगा 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3।
अब ये क्यू से ये क्यू कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 धन 1/c2 धन 1/c3। तो आपका ये जो निकली है धारिता, ये जो C है, ये है आपकी तुल्य धारिता। ये क्या है? आपकी तुल्य धारिता है। अब यदि आपको इस संपूर्ण ऐसे यदि कोई भी श्रेणीक्रम संयोजन का संधारित्र दे दिया जाए और उसके लिए यदि आपको तुल्य धारिता का मान निकालने कहा जाए, तो आप पहले संधारित्र की धारिता लेंगे, दूसरे संधारित्र की धारिता लेंगे, तीसरे संधारित्र की धारिता लेंगे, उनका व्युत्क्रम करेंगे तो उन्हें उल्टा कर देंगे और उन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आपको 1/c तुल्य धारिता का। 1/c तुल्य धारिता को भी पलट देना, तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा? आपके तुल्य धारिता का क्या हो जाएगा? मान प्राप्त हो जाएगा। किसका मान प्राप्त हो जाएगा? आपको तुल्य धारिता का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये कह दिया कि ये तो था हमारा डेरिवेशन। अब मैं आपको इसकी धारिता मान लो दे देता हूं आपको 2, इसकी धारिता आपको दे देता हूं मैं आपको 3 और इसकी धारिता दे देता हूं मैं आपको 4, और मैं कहता हूं कि इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए इसके लिए। तब आपको कुछ नहीं करना है, इस सूत्र को फॉलो करना है। देखिए आपके C1 का मान कितना है? 2 है, तो रख दीजिए 1/2 प्लस 1/C2 का मान कितना है? 3। ओके, और आपके C2 का मान है 3 और आपकी C3 का मान कितना है? आपका 4 है। तो क्या कर देंगे 1/4 और एक किसके बराबर चल रहा है? आपकी 1/, तुल्य धारिता 1/c तुल्य धारिता के बराबर चल रहा है। अब हम इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? यदि हम यहाँ देखें तो एलसीएम 2 3 4 का, तो 2 3 2 2 और 3, तो कितना हो जाएगा आपका 12। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ऊपर क्या आ जाएगा? 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 प्लस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका? 13/12। तो जो 13/12 है वो क्या निकला आपका? जो 13/12 है वो निकला है 1/c तुल्य धारिता। आपको किसका मान निकालना है? तुल्य धारिता का मान निकालना है। तो आप क्या कर देंगे? दोनों पक्षों को उल्टा कर देंगे। तो जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो आपकी C तुल्य धारिता का मान कितना आ जाएगा? आपके C तुल्य धारिता का मान कितना आ जाएगा आपका? इसे आपने उल्टा किया तो इसे भी करेंगे, कितना आ जाएगा? 12/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12/13 आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन। संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन में जो आपका आवेश रहता है वो तो समान रहता है, किंतु विभव क्या रहता है? अलग अलग रहता है। और श्रेणीक्रम संयोजन से प्राप्त जो तुल्य धारिता होती है वो किसके बराबर होती है? आपके जितने भी जो आपके क्या रहते हैं धारित, जितने भी संधारित्र रहते हैं उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, के योग की क्या होती है? बराबर होती है। ये तो अभी हमारे पास कितने संधारित्र थे? 3 संधारित्र थे। यदि चौथा संधारित्र भी रहता तो यहाँ क्या रहता? 1/c4। यदि पांचवा भी रहता तो यहाँ क्या रहता? 1/c5। यहाँ क्या रहता है आपका? 1/c5। इसी प्रकार से यदि n रहते, यदि आपके पास n संधारित्र रहते तो आपका वैल्यू किसके बराबर आ जाती? 1/cn के बराबर आ जाती। तो आज के वीडियो में हमने संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में पढ़ा। संधारित्र का संयोजन किस प्रकार करते हैं, क्यों करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।